हाँ सर, आ रही है सर। नूतन प्रवृत्तियाँ। स्लाइड आ गई सामने? जी सर, आ गई, आ गई। मनीषा हाँ सर, सर आ रही आ है आपको गई आवाज़? हाँ, आ गई सर। तो जी सर आ गई सर। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या सर आपको? चलो, नहीं आ रही, चलो। हाँ, तो ठीक। कल तक हम जी सर। लोगों ने जो पढ़ा वह भूगोल का पास्ट था, जी, भूतकाल था, जी सर। समझी? हाँ और सर। अभी तक आप भूगोल का वर्तमान नहीं पढ़ पाई हैं। आज हाँ उसकी सर। चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक हमने दिया है भूगोल की नूतन प्रवृत्तियां। एक आपका टॉपिक उसमें दिया हुआ है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। जी सर। ठीक है। ठीक है इसमें सर। हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो ये इतनी बातें हैं जी सर। कि 1950 तक जो भूगोल था, जी सर। भूगोल की विषय सामग्री, उपागम, विधि, उसकी हाँ। थोड़ी सी संक्षिप्त में क्या उसमें कमियां थी इसकी बात करेंगे हम। जी सर। फिर 1950 के बाद से लेकर 60 तक भूगोल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, विकास हुए, उनकी चर्चा करेंगे। जी सर। 60 से 80 के बीच और ज्यादा परिवर्तन हुए भूगोल में। कम से कम दो मुख्य धाराएं विकसित हुई, ठीक। व्यावहारिक भूगोल और मानवतावादी भूगोल, उनकी जी सर। चर्चा करेंगे। और 80 के बाद भी भूगोल में दो और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, दो नई दिशाएं भूगोल में उभरी हैं, उनकी जी सर। चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज कि 19 तक जो भूगोल था। कल जी। चूंकि हम लोग काफी पढ़ चुके हैं इसलिए हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं लगा रहे हैं। कल हम हाँ लोगों सर। ने पढ़ा भूगोल जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन यस में, सर। अमेरिका में। और जी इस सर। तरह से देखा कि भूगोल में कई चीजें विकसित हुई थी। एक जी सर। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इसका द्वैतवाद, एक जी सर। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, इसमें भी बात। जी सर। एक इसके साथ ही हम लोगों ने देखा डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, इनकी चर्चा हुई। जी इसके सर। साथ ही हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में एक नई धारा शुरू हुई थी, वह थी कि भूगोल का काम सामाजिक समस्याओं का निदान ढूंढना है। जी इस सर। संदर्भ में हम आज देख रहे हैं, यह 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक स्थित थी। सेकेंड जी। वर्ल्ड वार हमने इसीलिए 1950 लिखा है, से जी लेकर सर। अगर अपन अब तक देखें लगभग 7 दशक में भूगोल जी। में बहुत परिवर्तन हुआ है। कम से कम 7 फोल्ड, 7 बार परिवर्तन हुआ है, 7 टाइम्स। अच्छा, जी सर। जो आप भूगोल पढ़ रही हैं वह 1950-60 का पढ़ती हैं। उसके जी बाद का सर। भूगोल तो आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। ये भी हम जी। आपको बताएंगे। तो अच्छा, 7 जी सर। दशकों में काफी परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि भूगोल के जो विश्लेषण करने के, एनालिसिस करने की तरीके थे, जी सर। वह उसमें परिवर्तन हुआ। जी। सिद्धांत बनाना शुरू हुआ, जी सर। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होने लगा। जी। और इन दोनों परिवर्तन से, सिद्धांत बनाने और सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से, जी। जो वितरण का हम वर्णन और व्याख्या कह रहे थे, दोनों बदल गए। वितरण का जी। वर्णन और व्याख्या दोनों बदल गए। जी इसके सर। साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि जी सर। भूगोल अनुभूति और आचरण को जी ज्यादा सर। महत्व देने लगा। भौगोलिक अध्ययन में हम जो जी सर। अनुभव कर रहे हैं, एम्पिरिकल जी। नॉलेज, इसको जी हम सर। बोलते हैं अनुभूति, जो अनुभव करते हैं हम। जी और सर। आचरण, आदमी का बिहेवियर, इन दो जी बातों सर। पर काफी जोर दिया जाने लगा इस 7 दशकों में। जी सर। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और जिसने इन सब परिवर्तनों को मोमेंटम दिया, गति दिया, वह है भूगोल के दृष्टिकोण में परिवर्तन। जी सर। भूगोल का लक्ष्य प्रतिरूप और प्रक्रिया, हम लोगों ने देखा कि प्रक्रिया और प्रतिरूप वर्णन अभी तक जी। महत्वपूर्ण भूगोल का विषय था। वहां से हटकर भूगोल अब सामाजिक प्रासंगिकता और कल्याणकारी जी उपागम सर। की ओर बढ़ा, कि भूगोल का जी। सोशल रिलेवेंस होना चाहिए, समाज के लिए इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, और यह जी। मानव के कल्याण को केंद्र में रख करके अध्ययन करना चाहिए इसको।
तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन, नए सिद्धांत, तरीके, अनुभूति आचरण को महत्वपूर्ण स्थान और सामाजिक प्रासंगिकता, सोशल रिलेवेंस को बहुत दिया गया इन 7 में। कैसे, इन्हीं की डिटेल में देखेंगे। जी सर, जी सर। क्या लोगों ने अपने विचार रखे हैं, देखें। जी एक सर। पुस्तक है फ्रीमन की 100 इयर्स ऑफ ज्योग्राफी, 1850 से 1950 के बीच भूगोल में जो परिवर्तन हुए उसको उन्होंने 6 शीर्षकों के अंतर्गत रखा कि जी सर। भूगोल विश्वकोशीय ज्ञान, दुनिया का ज्ञान यूनिवर्सल नॉलेज के रूप में विकसित हुआ। जी इसकी सर। शिक्षा में महत्ता बढ़ी। इसके जी। माध्यम से उपनिवेश स्थापना में लोगों ने इसका प्रयोग किया। जी सर। जनरलाइजेशन, सामान्य नियम सिद्धांत बनाने की ओर लोग आकृष्ट हुए। जी सर। राजनीतिक महत्व, जैसे कल हमने आपको बताया था, प्रथम विश्व युद्ध भी इसी के कारण हुआ था, जी। हार्टलैंड थ्योरी के कारण। जी और सर। शाखाओं में स्पेशलाइजेशन की भी प्रवृत्ति विकसित हुई। यह संक्षेप में ये शीर्षक हमने केवल दिए हैं। फ्रीमन ने जी। कहा। एक और सज्जन है डेविड हार्वे। जी सर। डेविड हार्वे की एक पुस्तक है एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी। भूगोल जी। के लिए वह गीता जैसी है, जी। लेकिन अंग्रेजी उसकी कठिन है, इसलिए लोग पढ़ते नहीं हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इन एक शताब्दी में हुए परिवर्तनों को इस तरह से नाम दिया है, ज्ञानात्मक विवरण, मतलब नॉलेज की शाखा के रूप में, ज्ञान की शाखा के रूप में इसकी काफी वृद्धि हुई। साथ ही भूगोल मॉर्फोलॉजी, बनावट, जी। क्षेत्रों, स्थानों, प्रक्रियाओं की बनावट पर काफी जोर देने लगा। यस सर। इसमें कारण और विश्लेषण, किस कारण से कौन सी घटना घटित होती है, इस पर भी काफी महत्व दिया गया। जी सर। व्याख्या का सामयिक रूप, इसके साथ ही समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, टेम्पोरल जी। मोड कहते हैं इसको, समय के साथ वाले परिवर्तन का भी अध्ययन शुरू हुआ। जी सर। साथ ही भूगोल को एक इकोलॉजी के रूप में, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, तंत्र विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। यह हार्वे का निष्कर्ष है। लगभग शब्द अलग हैं, लेकिन जी फ्रीमैन सर। की बातें हैं। एक जी। और अध्ययन हुआ जिन्होंने 100 वर्षों के परिवर्तन को प्रस्तुत किया है, हैंसल। एक बड़ी मोटी पुस्तक है पीटर हैगेट की, अगर आपने कभी देखा हो पता नहीं, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। उस मॉडल्स इन ज्योग्राफी में हैंसल का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल में उन्होंने एक शताब्दी में भूगोल में हुए परिवर्तन को इस तरह से लिपिबद्ध किया है कि भूगोल में वितरण और प्रादेशिक यूनिकनेस, अद्वितीयता के स्थान पर सैद्धांतिक और विषय वस्तुगत उपागम का अधिक प्रयोग होने लगा। माने प्रादेशिक की जगह क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हुआ। निश्चयवादी दृष्टिकोण के स्थान पर संभववादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का शुरू हुआ। इसके साथ ही बड़े बड़े क्षेत्रों के स्थान पर छोटे क्षेत्रों के प्रतिचयन, प्रतिदर्श जो लिखा है, सैंपलिंग कहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अध्ययन को सुगम और शुद्ध बनाने के लिए सांख्यिकीय और सुदूर संवेदन विधियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। और इस तरह से भूगोल इंटरडिसिप्लिनरी या बहुविषय, अंतर विषयक और बहुविषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी बना। भूगोल के विषयों के अध्ययन में कई विषयों की सहायता ली जाने लगी। ये परिवर्तन हैंसल ने अपने उस आलेख में प्रस्तुत किया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में तीनों को समाहित करते हमने लिखा कि भूगोल में परिवर्तन सतत है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, और इस परिवर्तन की दर और दिशा बदल रही है। फलतः भूगोल बदल रहा है। क्यों बदल रहा है भाई? भूगोल, कल हमने आपको बताया था कि अनुभव का विज्ञान है। जो हम देखते हैं दुनिया में, महसूस करते हैं, उसी को हम लिपिबद्ध करते हैं भूगोल में। और चूंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए भूगोल बदल रहा है। यह फ्रीमन, टेलर और जॉनसन के विचार हैं। इस तरह भूगोल एक परिवर्तन, भूगोल और परिवर्तन दोनों साथ साथ, सहजीवी में एक साथ जीवित रहते हैं, चलते हैं। अगर वह दुनिया जिसका कि भूगोल अध्ययन कर रहे हैं
तेजी से बदल रही है, उतनी तेजी से कि जितने इससे पूर्व कभी नहीं बदली है, तो ऐसा परिवर्तनशील जगत में भूगोल की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? केवल बदलना। तो भूगोल बदल रहा है। जी सर। भूगोल बदल रहा है। 3 हमने मुख्य बातें आपको बताई थी आरंभ में। उस यस सर। बदलने से हुआ क्या? भूगोल में जो तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उन जी सर। परिवर्तनों के, उन बदलाव से क्या हुआ? एक तो भूगोल की अवधारणा में, कंसेप्ट में जी सर। संशोधन हुआ, बढ़ाया गया, जी परिवर्धन हुआ, रूपांतरण हुआ। कुछ अवधारणाओं को छोड़ दिया गया। देखिए भूगोल में अवधारणा जी क्या सर। है, कैसे परिवर्तन हुआ। जी सर। ये चित्र देखिएगा, ये भूगोल जी की सर। आरंभ जब हमको बताया था कि भूगोल क्या कहाँ है, तब अवधारणा, भूगोल में अवधारणा थी जी सर। प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्व और पर्यावरण का अध्ययन, स्थित वितरण प्रतिरूप स्थानिक साहचर्य। इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ जब जी भूगोल को व्याख्या, वितरण की व्याख्या माना जाने लगा। तमाम अंतिम कालम में जो लिखे हैं, इतनी जी संकल्पनाएं हैं, स्थानिक संगठन सिस्टम यस के सर। रूप में, रीजन, यस सर। स्थानिक साहचर्य आदि आदि, ये सारी कंसेप्ट भूगोल में विकसित हुई। और जी जब भूगोल को इवैल्यूएशन का साइंस कहा जाने लगा, तब इसमें निर्णय की, कैसे निर्णय लें, पर्यावरण की गुणवत्ता कैसे बचाएं, जीवन की गुणवत्ता, जन कल्याण आदि, ये सब कंसेप्ट विकसित हुए। तो ये सब इसी, ये जो दूसरे और तीसरे खंड में हमने बताया, ये सारी अवधारणाएं इस काल में विकसित हुई। जी सर। ये तमाम भूगोल में अवधारणाएं हैं जिनको कि हम लोग न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं लोगों को। तो जी पहला सर। परिवर्तन इनका परिणाम हुआ कि भूगोल में तमाम नई कंसेप्ट आ गए। जो जी सर। पुराने थे उनका रूप भी बदला बदला और कुछ जी को हटाया भी। दूसरा परिणाम क्या हुआ इसका, कि भूगोल जो है, हमने बताया था, इंटर डिसिप्लिनरी, अंतर जी विषयक विज्ञान बना। जी देखिए सर। कैसे अंतर विषयक विज्ञान बना। ये एक चित्र है, आप सामने देखें। हाँ सर। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पीटर हैगेट की एक किताब है, उसमें एक चित्र बना हुआ, देखें कभी। जी देखिए सर। भूगोल की तमाम शाखाएं, उप शाखाएं हमने अंदर में रखी हुई हैं, और उसके जी किनारे सर। देखिए तमाम विषय हैं, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। ये यस सर। पॉइंटर यस। आपको दिखता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इस जो पॉइंटर कंप्यूटर अगर वाला। घुमाते हैं, हाँ सर, दिखता है दिख ना? रहा है। जी सर। जी सर। तो जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी हाँ हाँ और सर। बायोलॉजी के साथ हाँ। साथ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब जी के साथ मिलकर भौगोलिक अध्ययन किया जाने लगा। इन सारी लोगों की विधियां, तरीका, अप्रोच भूगोल में प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह जी से दूसरा जो परिवर्तन हुआ वह है भूगोल जी विज्ञानों से अंतर संबंध बढ़ा। जी इसका सर। परिणाम क्या है? उनकी विधियां, उनके शब्द, जी जैसे पैराडाइम शब्द है, वेरिएबल शब्द है, जी। मैट्रिक्स है, लिंकेज है, इकोसिस्टम है, ये सब हम्म। भूगोल में इन सारे विषयों से आए हैं। ये भूगोल के अपने नहीं हैं। ओके सर। ये सब परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इसके, इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ भूगोल जैसा तब था ऐसा आज भी है। भूगोल के जो स्तंभ हैं उनमें जी परिवर्तन नहीं हुआ। भूगोल जी जैसे कि ये पहला लिखा है कि वर्ड एज मोजाइक ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर्म, तमाम जी सर। वस्तुओं से मिलकर अब बना हुआ भूगोल है। ये दुनिया है, ये भूगोल मानता है। मशीन की जी तरह काम करता है। मशीन में जैसे कई पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उसी तरह से पृथ्वी में भी कई अंतर संबंधित सिस्टम है, तंत्र हैं। एक ऑर्गेनिज्म, ये जीव के रूप में संपूर्ण विश्व काम करता है। और ये तमाम, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम चीजें घटित होती रहती हैं। ते अवधारणा तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी भूगोल में ये अवधारणाएं आज भी हुई हैं। तो भूगोल में ये परिवर्तन, उनके परिणाम स्वरूप, आप जानती हैं कि किसी विषय को अगर पहचानना हो तो उसके 3 देखना चाहिए। जी सर। एक तो विषय सामग्री, उसमें क्या है, जी ठीक है, जी सर। विषय सामग्री। बिल- दूसरे उपागम, कैसे पढ़ते हैं, अप्रोच जी जिसे हम लोग कहते हैं।
और तीसरे विधि और किन टेक्नोलॉजी का, 3 टेक्निक्स का मेथड हम उपयोग करते हैं। इन 3 तरीकों के माध्यम से एक विषय को दूसरे विषय से अलग किया जा सकता है। कैसे, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। तो हमें देखेंगे कि इन तीनों आयामों भूगोल के क्या परिवर्तन हुए, विषय सामग्री क्या बदली, उपागम में कैसा परिवर्तन हुआ और विधि तकनीक में क्या परिवर्तन हुआ। पहले विषय सामग्री। जी सर। अगर आपके टीचर किसने पढ़ाया आपको सर एमए ये में? एमए में सर ये कमलपुरिया सर जी और डॉक्टर बीएल राय सर जी। ये तो सभी नए लोग हैं। पुराने हाँ सर। लोगों से अगर आप पूछते तो जी भूगोल की शुरू में जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बीए में, तब बहुत जी जी शाखाएं नहीं होती थी। 2-4 जी शाखाएं भूगोल की, 4-5 शाखाएं होती थी। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, यही भूगोल की शाखाएं होती थी। ठीक है। जी सर। लेकिन भूगोल की विषय में इतनी विविधता आई कि जी आज भूगोल की इतनी शाखाएं हैं। देखें आप, ये है केवल भौतिक भूगोल जिसे हम लोग कहते थे, उसमें ये 7 शाखाएं, महत्वपूर्ण शाखाएं, सबका उल्लेख नहीं किया हमने। इसी तरह से जी जिसे सर। मानव भूगोल कहते थे, इसमें देखिए कितनी 9 प्रमुख और आर्थिक भूगोल की कितनी उप शाखाएं हैं, जी सर। कितने जी भूगोल की शाखाएं हो गई हैं। तो यह जी सर। इतने विषय बढ़ने के कारण में जो पढ़े जाने वाले विषय हैं, उनमें जी सर। इतना अधिक परिवर्तन हुआ का भूगोल की का अगर वृक्ष माने तो उसकी शाखाएं, प्रतिशाखाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। जी सर। लेकिन उनमें पढ़े जाने वाले विषयों की संख्या घटी है। जी सर। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि स्पेशलाइजेशन बढ़ा है। जैसे कि एक उदाहरण देखें, हमने दिया है फिजिकल ज्योग्राफी, यस सर। भू आकृति विज्ञान जिसे हम और कहें, उसमें ठीक इतने सर। स्पेशलाइजेशन होते हैं। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज। तो मतलब एक ही फिजिकल ज्योग्राफी में अनेक तरह के स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण। इसी तरह से जी भूगोल की सभी शाखाओं में विशिष्टीकरण काफी बढ़ा है। जी सर। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो पहले भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन उन पर जोर न देकर अब दूसरी चीजों पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप पढ़ेंगी, कृषि भूगोल में पढ़ा होगा आपने, मिट्टी पढ़ा होगा। जी सर। पहले मिट्टी जब हम पढ़ते थे तो उसके गठन किन किन कणों से बनी है, वो जी किन सर। चट्टानों से बनी है, पैतृक चट्टान, उन पर जोर होता था। जी सर। टेक्सचर और ये पैतृक चट्टान, पेरेंट मटेरियल पर। लेकिन जी सर। आज मिट्टी के अध्ययन में इनका महत्व रहा नहीं गया। जी प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं और प्रोफाइल के माध्यम से ही मिट्टी के गुणों का विश्लेषण होता है। प्रोफाइल तो जी मिट्टी सर। पढ़ी थी, लेकिन जोर आज दूसरी चीज पर जो पहला आज नहीं है। जी इसी सर। तरह से कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा था, तो उस समय कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक ही महत्वपूर्ण थे। जी अगर सर। एक पुस्तक है साइमन की, भूगोल साइमन की हिंदी अनुवाद में भी है, हिंदी ग्रंथ जी अकादमी ने करवाया, जी उसमें सर। देखें तो कृषि को प्रभावित करने वाले केवल भौतिक कारक रखे हैं। जी सर। आज भौतिक कारक गौण हो गए हैं। जी आज सर। कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक या व्यक्तिगत कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका अध्ययन, कृषि में जी जो सर। विविधता दिखाई देती है वह केवल भौतिक नहीं, इन तमाम सामाजिक और आर्थिक कारणों से तो जोर बदल गया है, शिफ्ट हो गया है। जी सर। इसी तरह से बस्ती, पहले जी घर सर। के प्रकार, जलवायु आज पढ़ते थे, आज नहीं जी पढ़ते हैं, घर का प्रकार नहीं पढ़ते, बल्कि जी सर। बस्तियों का वितरण कैसे है, समान दूरी पर है, असमान दूरी पर है, या उनकी पारस्परिक दूरी क्या है, आकार क्या है, उनका पैटर्न क्या है, यह पढ़ते जी हैं। तो इस तरह जी से तमाम विषयों में 3 दशकों में विशेष रूप से जो मुख्य विषय थे तब, वह आज सीमांत बन गए हैं। यह विषय परिवर्तन का तीसरा रूप है। और थोड़ा देखें, आपने मानव भूगोल पढ़ा होगा, जी सर। आप जो पढ़ रही हैं वो बाएं हाथ की ओर कॉलम में लिखा हुआ है, ये इस तरह के मानव भूगोल का अध्ययन आपने किया है। जी मानव का सर। जलवायु, मूल तत्व, फलाना ढमाका।
आज हाँ माला सर। मुझे नहीं है। आप देखिए इसमें जलवायु के तत्व या भू आकृति का संबंध, मिट्टी आदि कहीं लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में? नहीं सर। ये जो हम टेबल दिखा रहे हैं आपको, जी उसके सर। बाएं कॉलम में देखिए पुराना मानव भूगोल है, जो आप जी आज सर। भी पढ़ती हैं, जी। 1960 के पहले का। जी सर। लिखा है जलवायु के मूल तत्व, मान जी भू आकृतियों से संबंध, धरातल संबंध, मिट्टी, खनिज, जलवायु, प्रादेश। ठीक है। ठीक है दूसरे सर। खंड में आइए, जो नया भूगोल है, जी सर। उसमें कहीं जलवायु है, कहीं धरातल है, कहीं भूस्थल है, कहीं कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लिखा। लिखा है? नहीं सर, नहीं। हाँ, ये आज मानव भूगोल है जो जी सर। पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मानव भूगोल मतलब किस तरह से व्यक्ति किसी चीज को स्थापित करने के लिए निर्णय लेता है, यह आज के मानव भूगोल में पढ़ा पढ़ा जाता है। और जो हम आज भी आपको पढ़ाते हैं वह इस तरह का पुराना मानव भूगोल है, 60 के पहले का। और 60 के बाद मानव भूगोल में जो विषय पढ़े जाते हैं एंग्लो अमेरिका में, माने ब्रिटेन और अमेरिका में, वह बिल्कुल भिन्न है, जिनके बारे में आप अपरिचित हैं। इसी तरह जी से सर। आर्थिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में देखिए यहाँ लिखा है मछली पकड़ना, वन वन उद्योग, पशुचारण, कृषि, उत्खनन, निर्माण, फलाना ढिमाका। जी दूसरे सर। खंड में जो नया आर्थिक भूगोल है, जो जी सर। कि 1970 और 80 के दशक से पढ़ाया जा रहा है विदेशों में, वह यह जी। है। ठीक है। तो इस जी तरह से सर। भूगोल की शाखाओं में या कंटेंट में, उनकी विषय सामग्री में बहुत परिवर्तन हो गया है। जी ठीक है। सर। बहुत जी शाखाएं सर। हो गई हैं, विषय के साथ साथ स्पेशलाइजेशन बढ़ा हुआ है, और जी सर। साथ ही उनके अध्ययन की विधि जी यह सर। विषय सामग्री का परिवर्तन है। दूसरा हमने कहा था विषय को पहचानने का तरीका है उपागम में परिवर्तन। जी सर। उपागमी से अप्रोच, आप जी। जानती हैं ज्योग्राफी में जी वैसे सर। तो 5 उपागम का अध्ययन में प्रयोग होता है, लेकिन जी सर। मुख्य 2 हैं। दो। एक प्रादेशिक उपागम जी और सर। दूसरा क्रमबद्ध उपागम। हाँ सर, हाँ। और इन दोनों में लड़ाई हमेशा रही कि प्रादेशिक भूगोल अच्छा है, महत्वपूर्ण है, बड़ा है, कि क्रमबद्ध भूगोल। जी सर। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह स्वीकार किया जाने लगा कि भौगोलिक अध्ययन में दोनों उपागम आवश्यक हैं, जी सर। प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध क्रम। उपागम, दोनों भूगोल के अध्ययन में जरूरी हैं। जी सर। और विषय के आधार पर भूगोल को जो हम भौतिक और मानव 2 शाखाओं में बांटते हैं, यह विभाजन अब महत्वहीन है, किसी अर्थ का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। जी ठीक सर। है। तो ठीक है सर। एक तो प्रादेशिक और क्रमबद्ध दोनों की आवश्यकता है, दोनों को मिलाकर समवेत यूनिफाइड करके भौगोलिक अध्ययन पूरा होता है। और दूसरे भूगोल की सामग्री को भौतिक और मानव 2 शाखाओं में विभाजन भी गलत है, पुरानी बात है, पास्ट की चीज है। जी सर। वास्तव में भौतिक और मानवीय तत्वों को एक साथ इंटीग्रेट करके, एक साथ जोड़ करके अध्ययन किया जाना चाहिए। जी तीसरी सर। महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण भूगोल के दर्शन में परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि भूगोल प्लेस और एरिया की जगह स्थान का अध्ययन करता है, स्पेशियल एनालिसिस, स्पेशियल साइंस के रूप में विकसित हुआ। पहले भूगोल में रीजन पढ़ते थे, हम एरिया पढ़ते थे, ठीक है, ठीक है सर। या स्थान का अध्ययन करते थे, नगरों का। लेकिन अब भूगोल एरिया और प्लेस से आगे बढ़ करके स्थान, स्पेस अंग्रेजी में कहते हैं, स्पेस का विश्लेषण करता है। स्पेस क्या है? स्पेस जानती हैं? जी सर, स्थान जो होते हैं, स्पेस। जी सर। स्पेस को आगे देखेंगे। तो स्पेस। स्पेस जी। का स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि जो जमीन हमको दिखाई दे रही, नहीं, उसका कुछ अलग अर्थ है। इसको जी अभी सर। देखेंगे हम लोग। तो ओके इस तरह सर। से उपागम में परिवर्तन हुआ कि जी सर। प्रादेशिक से हम विषयगत की ओर आए, क्षेत्रीय विश्लेषण से हम स्थानिक विश्लेषण की ओर आए, जी सर। वर्णन की जगह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होने लगा, और हम जी।
व्यावहारिक मानववादी दृष्टिकोण अपनाकर भौगोलिक अध्ययन करने लगे। जी यह इनके उपागम में परिवर्तन हुआ। तीसरी चीज जी है विधि और तकनीक में परिवर्तन। भूगोल जी में अध्ययन के लिए जिन मेथड्स एंड टेक्निक्स का हम उपयोग करते थे उसमें जी भी बहुत परिवर्तन हुआ। जी यद्यपि सर भूगोल का जो लक्ष्य है, जो काम है, वह आज भी वही है। स्थानीयकरण देखना, वितरण देखना, पैटर्न देखना, सारे ही काम है, पुराने ही प्रश्न है। लेकिन हमारे उनके पढ़ने के जो मेथड है वो बदल गए। जी पहले सर हम बड़े भारी क्षेत्र को लेकर उनका अध्ययन करते थे। अब हम बड़ा क्षेत्र नहीं, छोटा क्षेत्र लेकर उसका सैंपल लेते हैं, जी प्रतिदर्श सर चुनते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। भूगोल में मल्टीवेरिएट एनालिसिस होना लगा, बहुत सारे कारकों को, बहुत चरों को एक साथ लेकर उनका अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अनुभूति और व्यवहार को आधार मानकर अध्ययन करते हैं। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग जिसे कहते हैं उसका उपयोग, जीआईएस उपयोग होने लगा है, जी मॉडल सर का प्रयोग होने लगा है, जी सर खासकर ज्यामिति ग्राफ थ्योरी का, जी लीनियर प्रोग्रामिंग का, सिमुलेशन मॉडल का, जी स्ट्रक्चरल विधि का, सिस्टम थ्योरी का। ये जी सर सारे शब्द जो हैं स्टेटिस्टिक्स के हैं और पता नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल नई चीजें हैं। मतलब ये तमाम उच्च सांख्यिकी विधियों का भौगोलिक विश्लेषण में प्रयोग होने लगा। जी सर तो यह विधियों में बहुत परिवर्तन। पहले हम केवल ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन के आधार पर जो सूचनाएं मिलती थी उनके आधार पर वर्णन और व्याख्या करते थे, लेकिन जी अब इन सर तमाम तकनीकी विधियों का प्रयोग करके हम भौगोलिक विश्लेषण करते हैं। जी तो यह था आपका विधि और टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन भौगोलिक अध्ययन में हुआ। इसके साथ साथ भूगोल के उद्देश्य में भी परिवर्तन हुआ। जी सर उद्देश्य मतलब भूगोल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, भूगोल का जी अध्ययन किस लिए होता है, उद्देश्य में परिवर्तन। कल जी भी सर कहा था, आज भी हमने तुम्हें दिखाया कि हाँ सर शुरू हुआ भूगोल क्या कहाँ जी है से, जी कौन सी चीज कहाँ है, यह भूगोल की शुरुआत। जी सर फिर वहां क्यों है, जी कैसे है, यह प्रश्न जुड़ा बाद में। जी सर ठीक है। जी और इस आधार पर भूगोल का गया पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले तत्व, कल भी हमने बताया था तुम्हें, पाए जी जाने सर वाले तत्व, घटनाओं और प्रक्रियाओं की स्थित विन्यास तथा अंतर क्रिया का वर्णन और व्याख्या। जी सर यह 1950 तक यह माना जाता था। लेकिन इसके बाद जी सर इनके साथ ही साथ सामाजिक और मानवीय दशाओं का भी अध्ययन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, विश्लेषण जी किया जाने लगा। केवल उनकी स्थिति विन्यास नहीं, बल्कि सोशल स्टेटस और सोशल कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशंस, ये भी भूगोल के अध्ययन के विषय के रूप में बने। जी और सर जो हम जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के स्थानीयकरण की आंशिक व्याख्या करते थे, अधूरी व्याख्या करते थे, अब जी भूगोल समग्र व्याख्या, कंप्लीट व्याख्या का प्रयास करता है। और एक और परिवर्तन उद्देश्य में हुआ, वर्णन से वर्गीकरण। कल हमने बताया था जी विज्ञान सर के वर्गीकरण की विधियों को लेकर भूगोल में प्रदेश बनाया जाने लगा, जी सर जनरलाइजेशन, सामान्य नियम बनाए जाने लगे, मॉडल बनाए जाने लगे। तो इस तरह से भूगोल में जो तमाम उद्देश्य उभरे 1950 के बाद, वह तुम्हारे सामने इस तरह से हैं। स्थिति एवं वितरण, तत्वों के अंतर संबंध, स्थानिक पारस्परिक क्रिया, एक अथवा अनेक तत्वों का अन्य तत्वों का भाव, क्षेत्रीय विभेदन, सकेंद्रण, फैलाव, तत्वों जी के अन्योन्याश्रित गति, परिवहन जाल, ये भूगोल के प्रमुख उद्देश्य हो गए अध्ययन के। इनमें से देखें, जैसे स्थिति में होते हैं, आप जी मान सर लीजिए भोपाल की स्थिति बताना तो कैसे बताएंगी। जी सर इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप अक्षांश और देशांतर से उसकी स्थिति बता दें। इसको जी कहते सर हैं वास्तविक स्थिति, एब्सोल्यूट लोकेशन। जी सर हमने भारत की बात कही है,
वास्तविक स्थिति इतने अक्षांश और इतने देशांतर से इतने देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, लेकिन दूसरी स्थिति कहलाती है सापेक्षिक स्थिति। जैसे भारत की सापेक्षिक स्थिति दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग में फैले 3 प्रायद्वीपों के मध्य प्रायद्वीप, हिंद महासागर के उत्तर, चीन और नेपाल के दक्षिण, बांग्लादेश के पश्चिम, पाकिस्तान के पूर्व, मतलब तमाम स्थानों देशों के संदर्भ में भारत कहाँ है यह बताते हैं। यह कहलाता है सापेक्षिक स्थिति। तो अब वर्तमान में वास्तविक स्थिति से हटकर सापेक्षिक स्थिति, ये जैसे भारत की सापेक्षिक स्थिति है हिंद महासागर के उत्तरी हिस्सा में, जो सारे शब्द हमने कहे उनके संदर्भ में, इसी तरह से चीन की सापेक्षिक स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है। तो स्थिति सापेक्षिक स्थिति पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तत्वों के बीच में आपस में क्या संबंध है इस पर अधिक जोर, जैसे समझ लीजिए टोपोग्राफी पढ़ रही हैं आप, धरातल भू आकृति पढ़ रही हैं, तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था डेविस का स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज। इसके अलावा देखिए कितनी चीजें हैं जिनका प्रभाव तकनीकी इनके टोपोग्राफी के डेवलपमेंट पर, टेक्निक्स का, जियोलॉजी का, टेम्परेचर का, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, सॉइल आदि आदि, ये सारी चीजें किस तरह से टोपोग्राफी को प्रभावित करती हैं का अध्ययन किया जाने लगा। इसी तरह से चलो ये जैसे ट्रांसपोर्ट है, अंतिम में दिया है, ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो यह तत्वों के पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण पर अधिक जोर हुआ। इसी तरह से स्थानिक पारस्परिक क्रिया, एक स्थान दूसरे स्थान से कैसे जुड़ा हुआ, कैसे उसको इंटरेक्ट करता है, इसके अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। ये कभी आपने ग्रेविटी मॉडल पढ़ा हो, ये स्थान है, इन सारे स्थानों से कैसे जुड़ा है, कितने सघनता से जुड़ा हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है, इन सारी चीजों का अध्ययन ग्रेविटी मॉडल हमने लिखा है। इस तरह के अध्ययन भूगोल में होने लगे। ये है, ये कैसे स्थान दूसरे स्थान से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्थानिक परस्पर क्रिया, एक तत्व दूसरे तत्व से, क्षेत्रीय विभेदन एक पुरानी कल्पना है। इसी तरह से स्थानिक फैलाव, नई चीजें पैदा होती हैं बड़ी जगह में। जी सर। ठीक है जी सर। कहाँ हो? हाँ सर, ओके सर। हाँ, तो जैसे नई चीजें किसी बड़ी जगह में पैदा होती है, वहां से क्रमशः छोटी जगहों में उपयोगकर्ताओं के उपभोक्ताओं तक कैसे फैलती है, इसका अध्ययन भी भूगोल में होने लगा। एक उदाहरण ये देखें, कैसे डिफ्यूजन होता है, फैलाव, डिफ्यूजन माने फैलाव चीज का, कोई चीज कैसे फैलती है। ये फैलाव को इतनी सारी चीजें प्रभावित करती हैं जिनका अध्ययन भूगोल वेत्ता करने लगे। इसका एक उदाहरण ये है, कोई चीज यहाँ थी दो तरीके से फैलेगी, एक तो एक स्थान तक दूसरे स्थान में जाएगी, पुनर्स्थापन, और दूसरा फैलाव, कैसे पुनर्फैलाव, या तो पदाक्रमिक होगा बड़े स्थान से और नीचे बड़े छोटे स्थान, फिर और छोटे, फिर और छोटे, और अंततः तो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसका अध्ययन भूगोल में होने लगा। इसी को इस तरह से दिखा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रादेशिक स्तर पर इतने स्थानों में पहुंचता है, प्रादेशिक से चल करके स्थानीय इतने जगहों में ये नई चीजें फैलती हैं। तो इस तरह के प्रसारण, ये जो फैलने का काम है वह लहर की तरह स्टेजेस में होता है, अवस्थाओं में, पहली लहर, दूसरी और अंतिम लहर में उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से चीजें फैलती हैं, ये भूगोल के अध्ययन का विषय बन गया, जो कभी पहले था ही नहीं, कभी कल्पना नहीं करते थे। इसी तरह से भूगोल परिवहन जाल का अध्ययन करने लगा, किस तरह से ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है। ये तमाम गांव हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ता है, रास्ता सड़क के रूप में बने। ये सड़क जहाँ काटती है तो देखिए ये बिंदु के रूप में नगर स्थापित हुए। ये नगर कोई बड़ा कोई छोटा, फिर उनको उनके प्रभाव क्षेत्र बने, और इस तरह से एक जाल आवागमन का विकसित हुआ। इस तरह के जाल का अध्ययन भूगोल वाले करने लगे। यही आधार है स्पेशियल एनालिसिस का,
क्षेत्रीय अध्ययन का यही आधार है। तो इस तरह से भूगोल में जो पढ़े जाने वाले विषय थे, उद्देश्य जो था भूगोल का, वह बहुत बदल गया, पुराना रह नहीं गया और पुराने विषय लगभग डिलीट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। जी सर। तो ये दो चीजें थी। इनके परिवर्तन के पीछे था क्यों इस तरह का विषय सामग्री बदली, उपागम बदला, अविधि तंत्र बदला, उद्देश्य बदला। उसके पीछे था भूगोल के दर्शन में परिवर्तन हुआ, फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भूगोल के दर्शन में परिवर्तन कैसे हुआ, थोड़ा सा देखें। हमने फ्रीमन का नाम लिया, जिन्होंने परिवर्तन का उल्लेख किया 100 Years of Geography की पुस्तक में। जी सर। उसमें लिखा कि लगभग मध्य 20वीं सदी तक, मतलब 1950 तक में भूगोल प्रदेश या प्रादेशिक अध्ययन को सबसे महत्वपूर्ण मानता था, लेकिन इसके बाद प्रदेश का महत्व लगभग खत्म हो गया और वह हमारे अध्ययन का महत्वपूर्ण उपागम नहीं रह गया। क्यों? इसके 3 कारणों का उल्लेख फ्रीमन ने किया है। एक तो यह अप्रासंगिक रह गया है, बड़े बड़े प्रदेश बांटकर उनके अध्ययन करने का औचित्य अब रह ही नहीं गया। क्यों इतने बड़े प्रदेश बनाएं और उनका अध्ययन करें, अप्रासंगिक हो गए हैं। दूसरे, जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी उन चीजों का वर्णन करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आपने भारत का भूगोल पढ़ा है? जी सर। हाँ सर, भारत का भूगोल पढ़ा है ना? जी सर, पढ़ा है। उसमें से स्थिति से लेकर संरचना, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी आदि सारी चीजें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सर। उनकी जरूरत न हो, उसमें सब पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज नहीं पढ़ते कि भारत का अन्य देशों से क्या संबंध है, क्षेत्रों से क्या संबंध है, उनके साथ कैसे वह करता है। तो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चीजों का हम तो खूब अध्ययन करते हैं, जिनकी जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन उनका अन्य क्षेत्रों से, अन्य भागों से, अन्य से क्या संबंध है, इसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से अवांछनीय तत्वों पर ज्यादा जोर और जो आवश्यक चीज है उसकी अवहेलना की जाती है प्रादेशिक अध्ययन में। एक चीज और है, जो हम प्रदेश बनाते हैं उसकी कोई शुद्ध विधि आज तक विकसित नहीं है कि यह प्रदेश यहाँ तक है, दूसरा प्रदेश यहाँ से शुरू होता है। उदाहरण के लिए अगर मिट्टी प्रदेश ले आए तो मिट्टी ऐसा तो नहीं है कि लाल मिट्टी आ रही थी अचानक वहां से काली मिट्टी शुरू होती है। लाल और काली का मिश्रित मिश्रण होगा, इसके बाद धीरे धीरे काली का प्रपोर्शन बढ़ेगा और फिर काली मिट्टी होगी। तो कहीं भी एकदम लाइन नहीं खींची होती है प्रदेशों के बीच, उनकी सीमाएं सुस्पष्ट नहीं होती हैं, उनका सुस्पष्ट सीमांकन संभव नहीं है। एक और कहा जाता है कि भूगोल में प्रदेश एक यूनिक चीज है, अनूठी चीज है, उसका भी कोई महत्व अब नहीं रह गया है। तो अप्रासंगिक है, अवांछनीय तत्वों का अध्ययन करता है, प्रदेश का सीमांकन संभव नहीं है। इसके कारण भूगोल में प्रादेशिक उपागम की काफी आलोचना शुरू हुई। इसी समय एक और परिवर्तन हुआ कि भूगोल से बाहर भूगोल के विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हुआ, जैसे फिजिक्स में 1940 के दशक में ही सोशल फिजिक्स नाम की एक शाखा विकसित करने के लिए भौतिक शास्त्रियों ने आंदोलन चलाया। सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी का। इसी तरह एक फिजिक्स के सज्जन थे जिफ, जिनका कि आप रैंक साइज रूल पढ़ा होगा आपने। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सारे काम अल्पतम प्रयास के नियम से नियंत्रित होते हैं। अल्पतम प्रयास, कम से कम कोशिश करके अधिक से अधिक लाभ लेने का मन की इच्छा होती है मनुष्य की, और यह नियम है फिजिक्स का। इसका उपयोग माइग्रेशन में बहुत अधिक किया गया है। इसी तरह से एक खगोल शास्त्री थे स्टेवर्ट, 1947 में उन्होंने लिखा
कि मानव भी भौतिकी के नियमों के अनुसार आचरण करते हैं। जी सर। उन्हें एक लेख लिखा था जिसके जी सर। कंक्लूजन में लिखा है कि मनुष्य भी भौतिकी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनके जी सर। अनुसार ही बिहेव करते हैं। तो एक तरफ भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो रहा था, बहुत प्रादेशिक पर जोर था, और दूसरी ओर क्रमबद्ध विषयों का अध्यापन भूगोल से बाहर किया जाने लगा था। जी सर। इसी समय जी वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में एक कमेटी बनी जिसमें एक भूगोलवेत्ता थे अकरमन, उनको भी आमंत्रित किया गया और जी उनसे तमाम सुझाव मांगे। वह प्रादेशिक भूगोल के आदमी थे, उनको दुनिया के और के बारे में ज्ञान नहीं था, केवल अमेरिका के बारे में जानते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत सुझाव नहीं दिया और बड़ी जी हीन भाव उनके मन में पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि वास्तव जी में भूगोल में क्रमबद्ध सैद्धांतिक अध्ययन किया जाना चाहिए, जी सर। सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाना चाहिए, थ्योरी डेवलप किया जाना चाहिए। आज जो हेटनर का क्षेत्रीय विभाजन का कंसेप्ट है, धारणा है, वह काम का नहीं है। वह भूगोल वालों को अन्य विज्ञान से अलग करता है और जी सर। इसलिए इस क्षेत्रीय विभेदन अर्थात प्रादेशिक अध्ययन को समाप्त करना चाहिए। इसी जी बीच एक और व्यक्ति हुए अमेरिका में, शेफर। जी सर। शेफर मूलतः अर्थशास्त्री थे जी और वो सर। बदलकर अपनी शाखा बदलकर भूगोल में आए और जी उन्होंने भूगोल में केवल एक लेख लिखा 1953 में, और उस जी लेख का शीर्षक था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, भूगोल में जी अपवादवाद। जी सर। उन्होंने भूगोल में प्रदेश एक अपवाद है इसकी काफी आलोचना की और कहा कि भूगोल में वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद का अध्ययन होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद मतलब साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। उनका तर्क था जी सर। कि भूगोल वाले कहते हैं कि प्रदेश हमारी एक यूनिक चीज है जो कोई और विज्ञान नहीं पढ़ता। जी सर। इस पर जवाब देते हुए शेफर ने कहा कि जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो भौतिकी हो चाहे अर्थशास्त्र हो, सभी तो यूनिक चीजों का अध्ययन करते हैं। जो चीज जी वे सर। पढ़ते हैं वो दूसरे विषयों में नहीं पढ़े जाते हैं, इसलिए उनके लिए अनूठे हैं। लेकिन तब भी वो सिद्धांत बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। जी तो सर। अ, आपका यूनिक चीज होते हुए भी उनके व्याख्या के विशिष्ट नियम आप बना सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि भूगोल वाले जी सर। वस्तुओं को नहीं पढ़ते हैं, जी वस्तुओं के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या करते हैं। कल भी हमने जोर दिया था आपको जी सर। कि हाँ। भूगोल किसी चीज को नहीं पढ़ता है, किसी जी सर। घटना को नहीं पढ़ता है, किसी जी प्रक्रिया को नहीं पढ़ता है, बल्कि उनका पृथ्वी तल पर कैसा वितरण है, क्यों जी वितरण है, इसकी व्याख्या करता है। तो शेफर ने भी कहा कि जी भूगोल वेत्ता वस्तुओं का क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या करते हैं। क्षेत्र में जी माने सर। स्पेस में, जमीन पर वस्तुएं कैसे वितरित हैं, यह समझाना भूगोल का काम है, न कि वस्तु कैसे बनी है, कैसे काम करती है वस्तु, यह अध्ययन करना है। और जी सर। इसलिए उनका मानना था कि भूगोल वालों को वितरण को नियंत्रित करने वाले नियम सिद्धांत बनाना चाहिए जी सर। और इसके लिए आवश्यक है भूगोल को अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी और क्रमबद्ध बनाया जाए। जी सर। एक और उनका मानना था कि जो हम पैराडाइम है भूगोल में, प्रतिमान हम जो मानते हैं उसको भी बदलना चाहिए। क्या जी बदलाव सर। होना चाहिए? पहला बदलाव उनके अनुसार होना चाहिए कि ये मौलिक अध्ययन को कठोर वैज्ञानिक, हार्ड साइंस बनाया जाना चाहिए जी और इसके लिए प्रत्यक्षवाद मतलब है, समझ लो, वैज्ञानिक विधि जी सर। और मॉडलों का प्रयोग होना चाहिए। जी सर। मात्रात्मक विधियों का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए और जी साथ ही इसमें बिहेवियर
आदमी के आचरण को महत्व मिलना चाहिए। इस तरह के मॉडल हमारे जो पैराडाइम है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। जी सर। यह जो शेफर के विचार थे, जी आपने सर। हार्टशॉन का नाम सुना होगा। हाँ सर। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जो आज तक ऐतिहासिक है, जी जी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति के लेखक जी थे। सर। लगभग जी सर। 500-700 पेजों की वह पुस्तक है। जी उन्होंने इस पर बहुत, शेफर के विचारों पर बहुत प्रतिक्रिया की। अनेक पत्र लिखा उन्होंने इसके जवाब में, और जी उन सर। पत्रों को समाहित करके उन्होंने एक नई किताब लिख दी, पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी। जी और सर। अंततः उन्होंने माना कि भूगोल को प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में नहीं बांटा जा सकता। जो जी सर। प्रदेश महत्वपूर्ण समझा जा रहा था, अब वो उनने ये स्वीकार किया कि नहीं, प्रदेश के साथ साथ क्रमबद्ध भूगोल भी आवश्यक है। भौगोलिक अध्ययन में दोनों विषयगत और प्रादेशिक अध्ययन जरूरी है। और इस तरह से इनकी चर्चाओं के परिणाम स्वरूप सन 1950 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भूगोल को एनालिसिस का और थ्योरी मेकिंग, मॉडल मेकिंग विषय बनाने पर सहमति व्यक्त हो गई। तो 1950 तक अमेरिका में सैद्धांतिक अध्ययन और सिस्टमेटिक एनालिसिस पर जोर दिया जाने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? शेफर और हार्टशॉन के बीच जो वाद विवाद हुआ, भूगोल में परिणाम, बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिसमें 3 परिणाम उल्लेखनीय हैं। एक तो भूगोल में एरिया की जगह स्पेस का अध्ययन किया जाने लगा। स्थान शब्द लिखा है हमने, तो स्थान को अंग्रेजी में एरिया समझिए, और क्षेत्र है स्पेस। एरिया की जगह स्पेस का अध्ययन किया जाने लगा। एरिया क्या है? जो आप लंबाई चौड़ाई नापती हैं, एरिया है। जमीन खरीदते हैं हम तो लंबाई चौड़ाई नाप लिया, इसका एरिया कितना है, वर्ग में हो गया। वो कहते हैं नहीं, यह नहीं है, केवल यह स्थिर लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का अध्ययन भूगोल नहीं करता, बल्कि क्षेत्र का अध्ययन करता है। क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट उस पर। भौगोलिक शास्त्र में लंबे समय तक त्रिविम, स्थिर क्षेत्र, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला, ये समझा जाता था। और उसको नापने के लिए किलोमीटर, मील आदि का उपयोग होता था। 1950 में इसमें परिवर्तन हुआ और स्पेस को सापेक्षिक स्पेस माना जाने लगा। या यूं चाहे, ये तो काफी लंबा है। जैसे मान लीजिए आप आर्थिक क्रियाओं को या नई चीजों के प्रसारण को या प्रवास के विश्लेषण में दूरियां नापना चाहते हैं, तो एक ही इकाई का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्थिक क्रियाओं में दूरी नापने के लिए लागत कैसे है, नवाचार के प्रसार में सामाजिक संपर्क, प्रवास के संदर्भ में सुअवसर, इन सब का प्रयोग होने लगा है। बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज देखिए, एक दिखा रहे हैं, बस एक ये है 2 जब आदमी पैदल चला था, नीचे वाले में देखिए, तब उसे इन दोनों घरों के बीच जाने में 1 घंटा लगता था। जी सर। इसके बीच बाद में जब उसके साइकिल आए थे, देखिए आधा घंटे में जाने लगा। यस सर, यस सर। फिर इसके बाद मोटर आया तो 15 मिनट लगने लगा। आज जब टेलीविजन है, या जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे? यस सर। आप और हम कितनी दूरी पर हैं? कुछ सेकंड की दूरी पर, इंटरनेट के से। जी सर। तो क्या आपके और हमारे बीच की, या इन 2 घरों के बीच की दूरी घटती गई है क्या? ये आदमी जब पैदल चला था तो इतनी लंबी दूरी थी, और जब वह साइकिल से चला तो उनके बीच की दूरी घट गई, या और मोटर से चला था और दूरी घट गई, या इंटरनेट की सुविधा हो गई तो एकदम दूरी खत्म हो गई? क्या जमीनी दूरी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, नहीं। कम हुई क्या? सर नहीं है? सही सर, नहीं, दूरी कम नहीं हुई सर, टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना सर। सर चीजें बढ़ गई हैं सर। जैसे समझ लीजिए, जी भोपाल से दिल्ली है, जी जब सर। रेलगाड़ी नहीं थी तो आदमी को कम से कम सप्ताहों पैदल जाने में लगता था। जी सर। फिर पैसेंजर गाड़ी चली तो 12-14 घंटे लगने लगा। फिर एक्सप्रेस गाड़ी चली तो 6 घंटे में पहुंचने लगे। ट्रेन चला तो आधे घंटे में पहुंचते हैं। तो भोपाल से दिल्ली के बीच की जो दूरी थी,
वो भौतिक दूरी, किलोमीटर की दूरी कम नहीं हुई, लेकिन टाइम में देखिए कितना कमी हो गई। अगर हम टाइम डिस्टेंस नापें, समय के दूरी नापें तो कितना कम हो गया, कहाँ एक सप्ताह और कहाँ केवल आधा घंटा। तो इस तरह से समय दूरी के संदर्भ में भोपाल और दिल्ली कितने नजदीक हो गए है, और इसका प्रभाव निर्णय लेने पर पड़ता है। बहुत सारी चीजें, अगर बड़ी महंगी चीज लेना है तो हम भोपाल से प्लेन में बैठेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, आधे घंटे में सामान लेकर वापस आ जाएंगे, जबकि पहले कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिल्ली जा सकते हैं। यही आप अगर एक गांव में देखें, पहले वह गांव की दुकान से सामान खरीदता था आदमी, अब जब यातायात के साधन, गाड़ी हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, बाइक हो गए, तो 50-100 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी बाजार में जाके सामान खरीदता है। तो आदमी की सोच पर क्या फर्क पड़ा, वह जो कम समय लगने लगा उसके कारण ना वो इतनी दूरी जाने लगा है, और अगर समय उतना ही लगता तो क्यों जाता। तो जो हम लोग कहते हैं कि दुनिया घट रही है, तो क्या दुनिया छोटी हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं, ये आवागमन के कारण दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का जो समय था वो बहुत कम हो गया है, और इसलिए व्हाट इज ए विलेज, एक गांव हो गया। एक गांव से एक गांव के कोने से दूसरे कोने में जाने में जितना समय लगता है उतना है दुनिया के कोने से दूसरे कोने में लगता है, और यह केवल समय के, लागत से, संपर्क से, ये एक बड़ी भारी अवधारणा है। अब इसको बहुत समझाएं तो समय लगेगा। तो इस तरह से अब हम क्षेत्र की अध्ययन करते हैं, मतलब सापेक्षिक दूरी की बात करते हैं, वास्तविक दूरी की बात नहीं। जो आदमी का निर्णय, कहाँ हम घर बनाएं, कहाँ हम स्कूल, या कहाँ हम घर में भी कौन सा कहाँ रहें, ये सापेक्षिक दूरी के आधार पर निर्णय होता है। दूसरी चीज हुई, जैसा हमने आपको अभी दिखाया है स्थिति के बारे में, कि हम वास्तविक स्थिति की बात नहीं करते, अक्षांश देशांतर कहाँ है इसकी बात नहीं करते, बल्कि हम अपेक्षिक स्थिति की बात करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस की बात करने लगे। और तीसरा बदलाव हुआ कि एक क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका भी अध्ययन होने लगा। हमने शायद आपको दिखाया था, इंटरनेट वाले ये सारे चित्र आपको दिखाए, इस तरह के अध्ययन शुरू हो गए। तो ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रमबद्ध से अध्ययन आरंभ करने के कारण हुआ। स्पेशियल साइंस, ज्योग्राफी स्पेशियल साइंस हो गया, एक्चुअल या एब्सोल्यूट लोकेशन की जगह रिलेटिव लोकेशन, एब्सोल्यूट एरिया की जगह रिलेटिव स्पेस, इसका अध्ययन किया जाने लगा, और तमाम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हुआ। इसकी शुरुआत हुई मुख्य रूप से अमेरिका में। अमेरिका के 4 ये विश्वविद्यालय हैं जहां इस तरह से भूगोल को स्थानिक विज्ञान, स्पेशल साइंस के रूप में विकसित किया गया। आयोवा यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। अमेरिका से बाहर स्वीडन में एक लुंड विश्वविद्यालय है, वहां भी स्पेशल साइंस के रूप में भूगोल का विकास हुआ। और ब्रिटेन में भी कुछ लोगों ने स्पेशल साइंस, और उसमें से फ्रंटियर्स ज्योग्राफी और मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रिटेन से प्रकाशित हुए। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, भूगोल सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विषय बना। और इस वैज्ञानिक बात के अध्ययन के लिए इसमें एडवांस गणित और सांख्यिकी, एडवांस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बड़े पैमाने प्रयोग हुआ, विशेष रूप से 1950 और 60 के बीच में। और इसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति। वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ गणित और सांख्यिकी विधियां प्रयोग हुई, जो मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानी जाती है भूगोल में। बहुत सारी पुस्तकें इस शब्द में प्रकाशित हुई हैं, जिनको आप अलग से देख सकती हैं। भूगोल भर में ही नहीं, इस शब्द में तमाम और विज्ञानों में भी सांख्यिकी विधियों का बहुत तेजी से प्रयोग बढ़ा, और लगभग 1963 तक यह माने जाना लगा कि अब जो मात्रात्मक क्रांति है वह मंद पड़ चुकी है। तो इस तरह से मात्रात्मक क्रांति का उपयोग करके
वैज्ञानिक क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया गया, आज जिसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, क्रमबद्ध जी सर। वैज्ञानिक मात्रात्मक भौगोलिक अध्ययन, यह जी सर। कहलाया प्रत्यक्षवाद। जी सर। ये प्रत्यक्षवाद आया कहाँ से? भूगोल में नहीं पैदा हुआ। जी भूगोल सर। में तो केवल एक क्रांति पैदा हुई, भूगोल को क्रमबद्ध विधि का प्रयोग किया करना है। यह क्रांति आई वास्तव में फ्रांस से। जी फ्रांस में सर। एक दर्शन शास्त्री थे, अगस्त काम्टे। जी सर। उनका मानना था कि भौतिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में उतना ही उपयोगी है। जी जितने भी सर। साइंस हैं, उनके जो मॉडल्स, थ्योरी, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उपयोग उतने ही अच्छे ढंग से सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञानों में किया जा सकता है। यह उनकी मान्यता थी। जी क्यों सर। थी? उनका कहना था, जी सर। इसलिए यह किया जा सकता है। उनका कहना था, मान्यता थी, उनका नियम था कि जी सर। सभी वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होते हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान के हों, चाहे जी सर। सामाजिक विज्ञान के हों, वह प्रत्यक्ष अनुभव पर, एम्पिरिकल साइंस है। तो जब भौतिक विज्ञान कर सकते हैं तो सामाजिक विज्ञान भी उन नियमों का उपयोग कर सकते हैं अध्ययन में। जी सर। एक दूसरे वैज्ञानिक विधियों में एक रूपता होती है। एक रूपता, जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट निकाला, यह जी। एक्सपेरिमेंट कहीं और दूसरी प्रयोगशाला में करके और उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में भी हो सकता है। जी सर। तीसरा, विज्ञान में का लक्ष्य होता है परीक्षणीय सिद्धांत का विकास। ऐसे थ्योरी को डेवलप करें जिसका कि हम परीक्षण कर सकें, जिसको कि हम टेस्ट कर सकें। जी सामाजिक सर। विज्ञानों में भी ऐसे हम नियम बना सकते हैं, जिनको एक क्षेत्र में नियम बनाएं और दूसरे क्षेत्र में उनका परीक्षण करें कि क्या लागू होता है कि नहीं। जी सर। तीसरे, और उनकी बात कहना कि सभी वैज्ञानिक ज्ञान का उद्देश्य होता है लाभप्रद लक्ष्य की पूर्ति, उसे कुछ न कुछ हित हो, बेनिफिट हो। जी सर। उनका अगला मानना था कि जो विज्ञान का निष्कर्ष है, वैज्ञानिक ज्ञान है, दैट इज नॉट फाइनल, अनंतिम, जी सर। प्रोविजनल जिसे कहते हैं। जी जैसे सर। आप लोगों को डिग्री मिलती है प्रोविजनल, उसी जी तरह से सर। कहते हैं विज्ञान जो कहता है दैट इज नॉट फाइनल। जी। कि न्यूटन ने कह दिया, न्यूटन के नियम को बदल कर दूसरे नियम आ गए, तो जी वो सर। कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान कभी फाइनल नहीं होता है, अनंतिम होता है, रिलेटिव होता जी। है। इसी तरह से सोशल साइंस भी अपने प्रोविजनल और सापेक्षिक नियम बना सकते हैं। तो ये जी सर। 5 सिद्धांत, 5 आधार उन्होंने दिया, जिनके प्रभाव से भूगोलवेत्ता क्रमबद्ध अध्ययन करने लगे, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करके, जिसे प्रत्यक्षवाद कहा गया। जी सर। इनका कामठे का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा और लगभग 1 शताब्दी तक इनके प्रिंसिपल्स, नियमों का भूगोल में पालन होता रहा। इसी बीच जी सर। में सन 1920-30 के बीच वियना में भी फिलोसफर्स की मीटिंग हुई और वहां भी पॉजिटिव के सिद्धांत विकसित किए गए। जी सर। और इस तरह से 1960 तक में भूगोल को विज्ञान के रूप में स्थापित किया जाने लगा और जिनके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग हुआ। जी सर। लेकिन जी सर। 1960 तक यह स्थिति बनी, जी। अध्ययन की शुद्धता के लिए सांख्यिकी गतिविधि विकसित की गई, जी सर। क्रमबद्ध प्रादेशिक दोनों का आवश्यक माना गया। जी सर। लेकिन 60 के मात्रात्मक क्रांति का जोर उतर गया जी सर। और इसी के साथ ये जो प्रत्यक्षवाद था, इससे भी लोगों का भ्रम टूटने लगा। जी सर। प्रत्यक्षवाद से लोगों का भ्रम टूटने लगा। प्रत्यक्षवाद ये कि जैसे थ्योरी बनाते हैं जी और सर। थ्योरी को टेस्ट करें तो ऐसे ही मिलना चाहिए। कि आपने क्रिस्टॉलर का नाम सुना है?
जी सर, हाँ। क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी कभी सुना है? नहीं, हाँ सर, सुना है मैंने। नहीं सुना है। क्रिस्टालर का। अच्छा, वान सुनन को सुना है? हाँ सर, वानथ्यूनेन का कृषि मॉडल सुना है सर, पढ़ा भी है सर मैंने। सुना है ना कि हाँ वो सर। केंद्र में बाजार है और केंद्र से बाहर की ओर जैसे जाएं तो हाँ भूमि हाँ हाँ। उपयोग का केंद्रीय वृत्त बनता है। जी सबसे सर। नजदीक सबसे सघन खेती है और सबसे बाहर सबसे विस्तृत खेती होगी। जी ठीक है जी ना? सर, हाँ। हाँ सकेंद्रीय सर। वृत्त सिद्धांत। हाँ सर, क्या हाँ। यह वृत्त सिद्धांत आपको कहीं आज दिखाई देता है? किसी बड़े शहर के चारों ओर क्या वृत्त के रूप में भूमि उपयोग मिलता है? नहीं सर। मिलता है क्या? नहीं मिलता सर। नहीं, नहीं हाँ। मिलता। इसी तरह के तमाम जो सिद्धांत बनाए गए और जी उनको सर। जमीन पर जब टेस्ट किया गया तो यह जी सर। पाया गया कि हूबहू ऐसे ही वो सिद्धांत वहां लागू नहीं होते हैं। जी सर। क्यों? इसका कारण ढूंढने की प्रयास किया गया तो यह पाया गया जी। कि हम जब सिद्धांत की बात करते हैं तब आदमी को आर्थिक मानव के रूप में स्वीकार करते हैं। आर्थिक मानव मतलब वह आदमी जो अधिकतम लाभ के लिए काम करता है। जी सर। ठीक है, जी हम सर। वही काम करेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। जी सर। लेकिन यह सब जगह जरूरी नहीं है। हम हाँ। कम लाभ में भी अगर हमें संतोष और सुख मिलता है तो कम लाभ में भी हम निर्णय ले लेते हैं, अधिक लाभ की ओर नहीं जाते हैं। और कम जी। लाभ की स्थिति के कारण वह मॉडल वहां नहीं मिलता है जिसका आधार माना गया है इकोनॉमिक जी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यह जी। संभव नहीं होता है। जी तो सर। इस तरह से 60 के बाद प्रत्यक्षवाद के खिलाफ प्रत्यक्ष के बाद के से असंतोष होने लगा। जी सर। असंतोष उसके उद्देश्य से नहीं था, जी विश्लेषण सर। वैज्ञानिक को इससे नहीं था, बल्कि उसके विधि से था, जी सर। उसके आधार से था, आर्थिक मानव मानने से था, जो कि व्यावहारिक नहीं है। सभी आदमी अधिक से अधिक लाभ के लिए ही काम नहीं करते हैं जी और सर। इसलिए मानव के व्यवहार की ओर भूगोलवेत्ता मुड़े और जिसको व्यवहारवादी भूगोलवाद में कहा गया। तो उन्होंने ये अधिकतम लाभ को छोड़कर मानव आचरण का अध्ययन शुरू किया और व्यवहार सिद्धांतों का प्रयोग करने लगे। इसी जी बीच सर। का एक और तरीका बदला। जी सर। ये है जो देखिए। अभी पॉजिटिव था वह इस जी तरह सर। का अध्ययन करता था जी सर। जो हमको बताया प्रत्यक्षवाद। तो पहले जी वह सर। सिद्धांत बनाते, फिर जी सर। अनुमान लगाते थे क्या होगा, फिर जी क्षेत्र सर। में जाते और उनके आंकड़े इकट्ठा करते थे और फिर जी। उसके अनुसार वर्णन करते थे। जी सर। ठीक है, शुरुआत ठीक करते है। थे कहाँ से? लॉजिक कैसे? से, तर्क जी से, सर। सिद्धांत से। ठीक, अब जब हमारा जी। तर्क ही लॉजिक ही सिद्धांत ही गलत है तो ये जी। सारे वर्णन गलत होंगे। तो इसको छोड़ करके लोग इस तरफ आए। जी पहले सर। शुरू किया उन्होंने किसी क्षेत्र को लिया, चयन जी किया, सर। वहां क्या दशाएं होंगी उनको की कल्पना की। फिर उस क्षेत्र का सर्वे किया, जी अवलोकन सर। किया, वास्तविकता देखा और उस वास्तविकता का विश्लेषण करने के बाद तब देखा कि क्या कोई नियम सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, या जी सामान्य सर। नियम बनाएंगे। तो पहले क्षेत्र से लेकर और तब नियम तक जाते हैं। अब जी सर। उन्होंने कहा कि वास्तविकता देखिए, उसके आधार पर नियम बनाइए, जी सर। नियम बनाकर वास्तविकता की ओर नहीं जाइए। तो इसको जी कहते सर। हैं निगमनात्मक से जी सर। हटकर आगमनिक की ओर, माने जो हम देखते हैं परसीव करते हैं उस जी पर सर। अधिक महत्व दिया जाने लगा, उसका अधिक महत्व हुआ। निगमनात्मक से आगमनिक पद्धति पर लोगों ने जोर दिया, मतलब जी जमीन सर। को देखो और उसका अध्ययन करो, इस पर जोर, न कि मॉडल लो, सिद्धांत लो जी। और फिर उसको टेस्ट करो, यह नहीं। तो इस तरह जी। से परिवर्तन हुआ भूगोल के अध्ययन में कि जमीनी अध्ययन शुरू हुआ पद्धति की ओर। जी और इस सर। जमीनी अध्ययन के लिए कहा गया कि कोई चीज कहाँ स्थित है यह जानने के लिए उस निर्णयकर्ता के मस्तिष्क,
उसकी सोच को जाने जिसने जी सर। निर्णय लिया है। जी ताजमहल वहां बना है, स्थित है, तो वहां क्यों बना है यह जी जानने के लिए जिसने ताजमहल बनाया है उसके जी सर। मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उसके जी सर। मस्तिष्क की दशा कैसी थी, इसको समझें तब आप जी ताजमहल की स्थिति को समझ सकते हैं। जी सर। तो इस तरह से निर्णयकर्ता के मस्तिष्क के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा, आदमी के व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा। क्यों? जी क्योंकि जो आदमी का निर्णय है वह उसके अनुभव पर आधारित होता है, जी सर। उसके जो परसीव करता है, देखता है, उस पर उसका निर्णय आधारित होता है। जी सर। और जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं, आप किसी भू दृश्य को देखें तो जी सर। आपका दृष्टिकोण अलग होगा, और जी हम देखें तो हमारा अलग होगा, कि एक ही जी सर। होगा। नहीं सर, अलग भूदृश्य अलग वही होगा। है। आप जी अपने सर। खिड़की से बाहर देखें तो आप जी जो देखेंगे, आप जिसको ज्यादा रहेंगी उसको देखेंगे, दूसरा जी व्यक्ति अगर देखेगा तो देखेगा। तो हाँ। दृश्य तो वही है, लेकिन जी आदमी जो कर रहा है, जी अनुभूति कर रहा है, वह अनुभूति अलग है। जी सर। और इसलिए लोगों की जो निर्णय है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देख रहे जी सर। हैं। यही है कि व्यक्ति का निर्णय अनुभव गम्य वास्तविकता पर आधारित होता है, जो हम महसूस करते हैं, परसीव करते हैं, उस पर निर्धारित होता है। अर्थात तो हमारा जो निर्णय है वह निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव जी सर। होता है, हमारे जी सर। मन के दशा के अनुकूल होता है। जी सर। सब्जेक्टिव इसे कहते हैं कि हम जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारे दिमाग में जो है उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं, न कि साइंस या स्टैटिस्टिक्स के मशीन को घुमाकर जो ऑब्जेक्टिव चीज मिले उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। जी तो सर। सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक अनुभूति पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। जी एक सर। और परिवर्तन हुआ कि इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि कोई घटना क्यों घटित होती है, कोई क्रिया क्यों घटित होती है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके जी पहले था कि कोई वस्तु का वितरण ऐसा क्यों है यह समझने के लिए, लेकिन जी नहीं, 60 के बाद यह खोज की जाने लगी कि कोई घटना, कोई चीज ऐसा क्यों होती है। जी सर। जी सर। तो अनुभूति पर, निर्णय लेने वाले की नजर पर, दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाने लगा भौगोलिक अध्ययन में। और इस तरह से क्षेत्रीय स्वरूप की व्याख्या में व्यवहार का महत्व बढ़ा। जी सर। और जो आधार पहले अर्थशास्त्र था वो बदलकर व्यवहार के विज्ञान आए, बिहेवियरल साइंस आए, जिसमें मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, उसको जी भूगोल के उसका नियम भूगोल में फॉलो किया जाने लगा। और भूगोल में एक शाखा या एक धड़ विकसित हुआ जिसे व्यवहारवादी भूगोल कहा गया। व्यवहारवादी भूगोल, जी सर। बिहेवियरल ज्योग्राफी, जी जी सर। जिसका बाकी सब है विशेषता यही है कि इसके जी अध्ययन की पद्धति जिसका आधार मानव की अनुभूति हो, परसेप्शन हो, और जिसमें मानव एक विचारशील कर्ता के रूप में स्वीकृत हो। तो जी सर। मानव के अनुभूति और उसे एक एक्टिव पर्सन के रूप में स्वीकार करके जो भूगोलिक अध्ययन किए जाते हैं उन्हें कहा गया व्यावहारिक भूगोल, जी व्यवहार बिहेवियरल ज्योग्राफी। जी सर। बहुत सी है। जी सर। बिहेवियरल ज्योग्राफी की विशेषता ये थी, ये जी लोग सर। मानते हैं कि वातावरण के जो पर्यावरण है उसके दो रूप हैं, जी एक तो जो हम देखते हैं और दूसरा जो वास्तव में है, जी सर। जिसे हम अनुभव करते हैं वह वास्तविक जी है, और जो है वह वस्तुनिष्ठ है। जी सर। दूसरे, जी सर। व्यक्ति व्यक्ति अपने पर्यावरण को जन्म देता है, अपने सामाजिक पर्यावरण, अपने भौतिक पर्यावरण को आकार देता जी और सर। उसी के अनुरूप आचरण करता है। जी सर। इस तरह से
उसका आचरण घटनाओं की श्रृंखला की अंतिम कड़ी नहीं बल्कि दूसरी श्रृंखला की आरंभिक कड़ी होती है। आदमी जी अनुभव करता है, निर्णय लेता है, आचरण करता है और से आचरण मैंने देखा, परसीव किया, आचरण किया, यही जी चीज सर। खत्म नहीं होती। जहां जी आचरण किया वो जो चीज बनी वह जी आगे सर। की कड़ी क्या आरंभिक बिंदु हो जाती है। जी सर। समाज अच्छा, व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा, लेकिन समाज के व्यवहार पर नहीं, व्यक्ति के जी व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसी के साथ साथ कई विषयों को मिलाकर मल्टी बहुविषयक स्वरूप किसी जी भी सर। समस्या के विश्लेषण के लिए केवल भूगोल नहीं, तमाम विषयों के सिद्धांतों नियमों का प्रयोग किया जाने लगा। जी सर। कई शुरुआत हुई, कई अध्ययन हुए क्यों व्यवहारवादी भूगोल का विकास हुआ, और उसके संदर्भ में एक बोलफर्ड सज्जन थे, उनका एक लेख था क्षेत्र के संदर्भ में निर्णय की प्रक्रिया, डिसीजन जी सर। प्रोसेस इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। यह बहुत काम किया। ये बोलफर्ड थे स्वीडन के। जी सर। उन्होंने स्टडी किया कि स्वीडन में जी खेत से अधिकतम जितना उत्पादन किया जा सकता है, किसान जी उतना उत्पादन न लेकर उससे कम उत्पादन में ही संतुष्ट है। जी सर। अगर एक खेत से 100 टन पैदा किया जा सकता है तो किसान अधिकतम उत्पादन पर जोर न दे करके संतुष्ट जितने में हो सके उतना ही उत्पादन लेते हैं, 40 टन। जी सर। तो ऐसा क्यों, यह जी ढूंढने की कोशिश की उन्होंने, बोलफर्ड ने, और जी सर। पाया कि किसानों की महत्वाकांक्षा सीमित है और वे वर्तमान उत्पादकता से संतुष्ट हैं, अस्तु जी उत्पादकता बढ़ाने के प्रति उदासीन हैं, अर्थात आदर्शवादी आर्थिक मानव के विपरीत आचरण करते हैं। माने जी अधिकतम लें तो 100 टन होना चाहिए, आर्थिक जी मानव सर। हो अधिक से अधिक लाभ, लेकिन वो जी कम लाभ में संतुष्ट सुखी आराम से रहना चाहते हैं और 40 टन में ही संतुष्ट हैं। इसका मतलब है कि हर एक किसान आर्थिक मानव नहीं है, अधिक से जी अधिक लाभ का लालची नहीं है, वह हम्म। संतोष का लालची है, सेटिस्फेक्शन का लालची है, उतना जी ही सर। करना चाहता है जितना उससे उससे संतोष मिले। जी सर। उनका निष्कर्ष था कि मानव की जो जी सर। क्षमताएं हैं वो सीमित होती हैं, अनुभव जी करने सर। की क्षमताएं सीमित होती हैं, जी सर। चाहे वो सूचना लेने की हो, रखने की हो, अनुकूल बनाने की हो, हल ढूंढने की हो, जितनी मानव की क्षमताएं वो सीमित हैं और इसी सीमित क्षमता में ही वह अपने विवेक का उपयोग करके निर्णय लेता है। जी सर। तो सीमित क्षमता में जो निर्णय लेगा वह अनुकूलतम नहीं हो सकती, वह संतोष मूलक होगी, हमें संतोष देने लायक होगी। अधिकतम अगर क्षमता हो तो अधिकतम उत्पादन होगा, अनुकूलतम होगा, लेकिन क्षमता सीमित है इसलिए संतोषजनक लाभ प्राप्त करने का ही प्रयास करता है। जी सर। इसी मॉडल का 1965 में एक और लेख आया। वह लेख था मुख्य रूप से माइग्रेशन पर और जी ग्रेविटी सर। मॉडल का हुआ था, और जिसमें जी सर। पाया गया था कि वास्तव में जो माइग्रेंट हैं, यात्री जी हैं, आगे जाते, वो केवल पुल और पुश फैक्टर से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे कारक हैं जिनको हमने लिखा है, ये उनको प्रभावित करते हैं, इसलिए अधिकतम लाभ के लिए नहीं, संतोषजनक स्थिति में माइग्रेट करते हैं। जी सर। इस कारण, एक मिनट, मैं क्लास में हूँ, वहाँ बैठिए, मैं 2 बजे तक क्लास दूंगा। एक कुर्सी ले लें बैठना तो। नहीं, आज रहेंगे ना, हम शाम को आएंगे, मायापुर की ओर आएंगे हम शाम को, तो मिलते हैं। ठीक, सॉरी। जी इट्स ओके सर। तो इस तरह से जो भूगोल में विकास हुआ, व्यवहारवादी भूगोल का उदय हुआ, उसके जो क्या व्यवहारवादी भूगोल में पढ़े जाने वाले मुख्य विषय उभरे, वो उनमें से 5 उल्लेखनीय हैं। एक है कि हम तमाम चीजों में कौन सी चीज को चुने, जी सेलेक्ट सर। करें, ये अध्ययन भूगोल में किया जाने लगा कि जी कहाँ सर। हम सर्विस केंद्र खोलें, कहाँ हम अस्पताल बनाएं,
कहाँ से हम सड़क ले जाएं, यह जी कैसे करें, इस तरह के अध्ययन भूगोल में होने लगे, जिसे चयन की प्रक्रिया कहते हैं, निर्णय के चयन की प्रक्रिया। दूसरा है, जैसे हमने आपको अभी दिखाया कि नई चीज कैसे फैलती है, ऊंचे जी बड़े स्थान उद्गम स्थल से उपभोक्ता तक कैसे फैलती है, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, ये अध्ययन के मुख्य विषय बने। संचार जी के आंकड़ों की व्याख्या। जी सर। सुन रही है? जी सर। तीसरे विषय का समूह था जी कि सर। जो नई चीजें, नया ड्रेस हो, नई बीज हो, नई खाद हो, ये जो नई चीजें आती हैं, क्या सभी लोग समान रूप से ग्रहण करते हैं? नहीं, क्रमशः करते हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं नवाचार अभिग्रहण। तो इस तरह के अध्ययन आचरण परक भूगोल में होने लगे, सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या होने लगी। जी सर। इसी तरह से जो तमाम आपदाएं आती हैं, हजार्ड्स जिसे कहते हैं, डिजास्टर जिसे कहते हैं, प्राकृतिक जी आपदा, नेचुरल जी सर। हजार्ड्स, जी उनका सर। भी अध्ययन भूगोल में होने लगा। इसके पहले ये सारे शब्द आपने कभी नहीं सुना था। और जी सर। यहाँ तक कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो इलेक्शंस होते हैं, इनका इनका ट्रेंड, इनका स्पेशल फॉर्म, इनका अध्ययन भूगोल में होने लगा। ये सारे देखिए कितने नई चीजें भूगोल में आ गई। जी सर। कहाँ हम कौन सी चीज लोकेट करें, कैसे चीजें फैलती हैं, कौन लोग ग्रहण करते हैं नई चीजों को, ये जी आपदाएं सर। आती हैं, इनका क्या कारण है, इनका कैसे मैनेजमेंट करें, और किस तरह से लोग मतदान में बिहेव करते हैं। ये सारे मुख्य विषय हो गए आपके इस भूगोल के उस शाखा का, के जिसका नाम बिहेवियरल ज्योग्राफी है। जी सर। समझे? यह है जी सर। फिलॉसफी भूगोल की, कैसे बदल जी गई। कहाँ हम प्रदेश पढ़ रहे थे, कहाँ हम जी सर। भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, धरातल पढ़ रहे थे, मिट्टी पढ़ रहे थे, अब ये सारे गायब हो गए लगभग। अब इस तरह का अध्ययन करते हैं जिसमें ये समाहित हैं, लेकिन मूल बात कुछ और है। बाद में इसी की दो शाखाएं हुई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसको जी सर। व्यवहार भूगोल कहते हैं, जी मानववादी सर। भूगोल कहते हैं। व्यवहार भूगोल, मानव भूगोल, थोड़ा सा इनमें फर्क है। मानववादी भूगोल के अध्ययन के कई तरीके विकसित हुए। तो जी सर। यह तरह से आपके 60 से के बीच ये शाखाएं विकसित हुई, जिनका जी नाम सर। बिहेवियरल ज्योग्राफी और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है। और उन विषय हैं एकदम पूर्णतः भिन्न है, जो 1900 के पहले भूगोल में पढ़ी जाती थी। इसके लगभग 1960 से ही भूगोल में एक जी सर। धारा हुई थी, लेकिन इसमें तेजी आई 80 और 90 के दशक में। वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडिकल मूवमेंट शुरू हुआ, वैचारिक जी उग्रवाद शुरू हुआ। उग्रवाद जैसे हमारे यहाँ भारत में उस तरह से नहीं, बम विस्फोट जी नहीं, सर। विचारों का जी उग्रवाद शुरू हुआ। लोगों ने जी सर। सरकार का विरोध शुरू किया। जी क्यों विरोध शुरू किया सरकार का? उसके कई कारण थे कि जो इकोनॉमी थी वह गड़बड़ा रही थी, डगमगा जी रही सर। थी। लोगों में जो विकास का फल था वह समान रूप से सब लोगों को नहीं मिल रहा था। इसी बीच वियतनाम में युद्ध हो रहा था, तो जी सर। लोगों का यह विश्वास हो गया कि अमेरिका अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा है। इन सब जी घटनाओं के कारण अमेरिका में विचार का मूवमेंट शुरू हुआ, उग्रवाद शुरू हुआ। और जी इसका प्रभाव सभी विज्ञानों पर पड़ा, भूगोल पर भी पड़ा। सामाजिक जी विज्ञान विशेष रूप से प्रभावित हुए और जी सर। भूगोल भी उनसे प्रभावित हुआ। और इसलिए इनके जो उद्देश्य है शोध के, इनके जी का उद्देश्य बदल गया। जी सर। उद्देश्य होगा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। हमने दिखाया था शुरू में, जी तीसरा सर। जो पार्ट है भूगोल का, कि जी सर। उद्देश्य हमारे रिसर्च का बदल कर अब इवैल्यूएशन हो गया, मूल्यांकन हो गया जी सर। 1960 के बाद। जी सर। जी इस बीच में लोगों ने पाया जी कि जो सर। भूगोल में जी सर। हम जो भूगोल में साइंस बना रहे हैं, भूगोल को हाँ। मॉडल सिद्धांत बना रहे हैं, वे जी सारे मॉडल और सिद्धांत
सामाजिक समस्याओं के कारणों को पहचानने, उनका हल ढूंढने और न्याय दिलाने में सहायक नहीं है। जी जब ये सर। मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने अपने अपने विषयों का मूल्यांकन किया और पाया कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ जी पढ़ रहे हैं, यह लोगों की समस्याओं के हल करने में कहीं भी सहायक नहीं हो रहा है। क्योंकि मात्रात्मक क्रांति के बाद भूगोल के अध्ययन में विधि पर, टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर दिया जाने लगा था, न कि विषय पर। जी सर। ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं गरीबों की समस्या, लेकिन जी सर। गरीबों की समस्या महत्वपूर्ण नहीं रह गई, बल्कि उसको जी कैसे पढ़ रहे हैं, किस टेक्निक को लगाकर हम पढ़ रहे हैं, किन मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो विषय तो सेकेंडरी हो गया, गौड़ हो गया, और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण हो गया। और इस कारण सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने में सोशल साइंसेस, भूगोल सहित पिछड़ गए। जी सर। परिणाम ये हुआ कि विषयों को टेक्नोलॉजी से हटकर मानव की दशा के अध्ययन पर जोर देना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, अब आप मनुष्य की जो कंडीशंस हैं उनको विषय सामग्री बनाइए और उसका अध्ययन कीजिए। जी और सर। मानव की दशा के अध्ययन वाले भूगोल को लोगों ने कहा पराव्यवहारवाद की क्रांति। पराव्यवहारवाद की माने व्यवहारवाद के बाद की क्रांति। जी इस सर। बाद में तो व्यवहारवाद हमने अभी आपको बताया था, उसके बाद की यह क्रांति हुई जिसमें मानव की दशा के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। वास्तव में ऐसा माना जाने लगा कि जैसे भी दवाई जो काम करती है, समझ रही है? जी सर। जी सर, समझ रही हूँ सर। हाँ सर। लोगों का मानना यह हो गया कि जिस तरह से जी रोग के निदान के लिए दवाई काम करती है, जी उसी सर। तरह से भूगोल भी लोगों की समस्याओं के हल के लिए दवाई का काम करे। जी सर। और इसीलिए भूगोल का उद्देश्य हुआ स्थानीयकरण, वितरण से जी हटकर गरीबी और प्रजातीय संघर्ष के अध्ययन। जी सर। सर मतलब आ रही है आवाज? प्रजातियों का, जी गरीबी का, समस्याओं का अध्ययन भूगोल जी का सर। मुख्य उद्देश्य बना। इस जी अध्ययन को रूप देने के लिए दो तरह के अप्रोच अमेरिका में आए। एक था जो रेडिकल थे, मीन्स उग्रवादी थे, आमूल परिवर्तन चाहते थे कि पूरी जी सर। संपत्ति लोगों में बांट दी जाए, जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। जी और सर। दूसरा था सामाजिक उपयोग वाले लिबरल, जो ये चाहते थे कि जी क्रमशः लोगों को विकास का लाभ प्रदान किया जाए। दो तरह के संप्रदाय सामने आए जी सर। और इस तरह से भूगोलवेत्ता की जो भूमिका थी वह बदल कर हो गई निदान शास्त्री के रूप में, सलूशन देने वाले, भविष्य वक्ता के रूप में, भविष्य की जी रूपरेखा देने के वास्तुकार के रूप में हो गई। जी सर। जहां पहुंचा वो कि वह किस तरह से समस्याओं का निदान करे, भविष्य में क्या होगा इसको बताए, कैसे रूपरेखा भविष्य की होगी समाज की, यह प्रस्तुत करे। यह भूगोलवेत्ता का धर्म कर्म बना। जी सर। अर्थात सामाजिक समस्या का निदान प्रस्तुत करना ही मानव भूगोलवेत्ता का मुख्य लक्ष्य बना उभरा। जी सर। बहुत सारे और काम हुए, ब्रिटेन में भी हुए, इनको छोड़ें। जी सर। इसके बाद और एक परिवर्तन हुआ। जी इसके सर। साथ साथ ही एक और लहर आई अमेरिका में जिसे कहते हैं आधुनिकवाद, परा आधुनिकवाद, पोस्ट जी सर। मॉडर्निज्म, जी परा आधुनिकवाद। जी इन लोगों का विश्वास था कि जिसे हम सत्य कहते हैं वह सत्य केवल विश्वास पर आधारित है। जी जैसे सर। कि यूरोप के लोग कहते हैं कि भारत के लोग मदारी जैसे काम करते हैं, यहाँ डमरू बजाने वाले घूमते हैं, बंदर नचाते हैं, ये क्या सही है? सभी भारतीय ऐसा करते हैं। लेकिन जी उन्होंने सर। यह सुन रखा है और इसलिए उनके मन में यह विचार बना है जो सत्य नहीं है।
तो जी सर। सत्य जिसे हम कहते हैं वो विश्वास है, और जी सर। जैसे जैसे इस विश्वास पर लोगों की दूरी कहाँ है और पहुंच, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, हमारी कुछ एक्सेस कम होती जाती है, हमारे जी सर। विचार भी सत्य नहीं रह जाते, जैसा कि हमने आपको संदर्भ में बताया। जी सर। इसके विपरीत अगर हम घर के पास की चीजों को देखें तो जी काफी सर। अच्छी तरह से जानते हैं, पड़ोस को हम जी और अच्छी तरह से जानते हैं, पड़ोस से और जहां काम करते हैं वहां जाएं उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हम अपने घर के बारे में या अपने पड़ोस के बारे में जानते हैं। तो जी सर। जैसे जैसे हम घर से दूर जाते जाते हैं, जो चीजें हम जानते हैं, जिन्हें हम सत्य समझते हैं, वह कम होती जाती हैं, उनकी जी मात्रा सर। घटती जाती है। हाँ? जी सर। और अर्थात इन लोगों ने यह सिद्ध किया कि हमारी जो सोच है वह उस स्थान पर निर्भर करती है कि हम कहाँ हैं, हमारे कहाँ से कौन सी वस्तु कितनी दूर है और कितनी सुगम है। और इस तरह से अंत में पुनः भूगोल में स्थान के अध्ययन का महत्व बढ़ा। जी सर। इसी कहा जाता है सांस्कृतिक मोड़। बहुत सारी चीजें हैं, तुम घबरा जाओगी, छोड़ो। और जी इस सर। तरह से आज हमने जो आपको बताने की कोशिश की जी जी कि सर। भूगोल 1950 के बाद कितना बदल गया है, और हम भूगोल वाले भारत में जो पढ़ रहे हैं वह जी सर। पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत पुराना है, जिसे जी। बदलने की आवश्यकता है। तो जी सर। मनीषा जी, आज जी सर। का भूगोल जी। बस इतना ही। जी थैंक यू सर। सर। सर थैंक यू भूगोल सर। की जी सर। थैंक यू सर। तो कुछ समझ जी में सर। बात आई जो हम कर रहे थे? हाँ नहीं सर, बहुत अच्छे से सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं, एक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जी जो सर। शायद